नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता है कि मैं 2 सीरीज हर लेक्चर पे चलाता हूं। एक होता है जिसमें हम थ्योरेटिकल प्लस उसका जो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का है, उस पे क्वेश्चन करते हैं और एक सेशन जो चलता है वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल बेस्ड था उसमें वर्क पावर एनर्जी के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो सब हमने कर लिया था। अगर आप उतना क्वेश्चन कर दोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए आज से नया चैप्टर सर्कुलर मोशन, इसके प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम एससी वर्मा के बुक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमने जो सर्कुलर मोशन का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अगर उसको नहीं देखा है, एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा, आप देखोगे 1 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन कर लोगे। और स्टूडेंट में पता नहीं है क्यों मिथ रहती है कि एससी वर्मा की बुक बहुत ही टफ है, वो टफ बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सारा क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन चालू करते हैं। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, हर क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, फिर उससे आप मैच कराना कि आपका सही हुआ कि नहीं। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात। अगर नहीं आया है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि मिस्टेक्स आपसे हो कहाँ रही है और जाके कॉन्सेप्ट को फिर से स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। Distance between the earth and the moon equal to 3.85 into 10 की पावर 5 किलोमीटर, and the time taken by the moon to complete one revolution around the earth equal to 27.3 days। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपका सर्कुलर मोशन है। आपको पता है ना कि अर्थ के चारों तरफ, अगर इसको हम अर्थ मान लें, इसके चारों तरफ क्या करता है, जो मून है वो चक्कर लगाता है कि नहीं। मान लेते हैं ये मून है, एम से लिखते हैं। और ये मून क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और आपको बोल रहा है जब ये इस पॉइंट से चलना मून चालू किया, यहाँ से वापस जब इस पॉइंट पे आता है तो उसको एक कंप्लीट चक्कर बोलेंगे ना। तो एक कंप्लीट चक्कर करने में उसको 27.3 डेज लगते हैं। तो चलिए जो जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। अब देखो, ये अर्थ क्या हो गया, इसके लिए सेंटर हो गया, और जहां मून है वो हो गई इसकी डिस्टेंस, जो रेडियस का काम करेगी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इस सर्कल के रेडियस के। तो रेडियस इक्वल टू दिया है 3.85 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर। इसको हम एसआई में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10 के पावर 3 मीटर होता है। तो उसको हम जब 10 के पावर 5 प्लस 10 के पावर 3 करेंगे तो निकल के आएगा 10 के पावर 8 मीटर। अब हमको रेडियस पता चल गई, और हमको क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है। कितना दिया है टाइम, टी इक्वल टू 27.3 डेज। देखो ये डेज में दिया है, हमें चाहिए किस में, सेकंड में चाहिए। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यूनिट का यार बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व करते समय आप जल्दबाजी में ना गलत कर देते हो, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना, सारा आंसर एकदम सही आ जाएगा। अब बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें जो टाइम है वो किसमें निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा 2.36 इंटू 10 के पावर 6 सेकेंड। अब हमें देखो टाइम मिल गया, रेडियस मिल गया जो हमको दिया हुआ था। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा। अगर जो मून है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं वो इतना कम एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब ये सर्कुलर में घूम रहा है तो यहाँ केवल रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। रेडियल रेडियल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब देखो हमको आर पता है, अगर किसी तरह हमको भी पता चल जाता तो एक्सेलरेशन हमें पता चल जाता कि नहीं, आराम से पता चल जाता। तो अब हमारा मेन टारगेट है किसी तरह भी निकालना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ।
रटिएगा मत, आप मेथड सीखिए कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। अब v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर टाइम पीरियड के टर्म में लिखें तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। देखो यार, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है फार्मूले में, आप जाइए जहाँ पे मैंने सर्कुलर मोशन लेक्चर स्टार्ट किया था, वहाँ पे पहले ही लेक्चर में एकदम बेसिक बेसिक टर्म डिस्कस किया हूँ। एक बार जाके वहाँ से देख लेना, नहीं तो आपको पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू कितना है? 3.85 इंटू 10 की पावर 8, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम सेकेंड में कितना टाइम लग रहा है? 2.36 इंटू 10 की पावर 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1025.42 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो किस वेलोसिटी से चंद्रमा मून जो चांद है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है? 1025 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, मतलब एक सेकेंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड है। समझ में आया? अब हमको वेलोसिटी पता चल गई, आर पता ही है। अगला टारगेट है अपना एक्सेलरेशन निकालना। ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू पुट करिए 1025.42 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.85 इंटू 10 की पावर 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है कि अगर हम डेसिमल को राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगा जितना अंक हम आगे जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कैसे हुआ तो जाइए यूनिट एंड डायमेंशन का, उसमें हमने एक है चैप्टर आपका डायमेंशंस के में हम एक डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हूं, वहां पे आप देख सकते हो, सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा फाइनल आंसर। कितना अंक हम गए? 1 2 3, 2.73 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आंसर जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अगर आपका ये आंसर आया होगा तो बहुत ही अच्छी बात, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए मिस्टेक्स कहां पे हो रही है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा, एक क्वेश्चन सेम उसी का एप्लीकेशन है, आराम से आप कर ले जाओगे, केवल डेटा अलग पूछा हुआ है। चलिए इसको रीड करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड on the surface of the earth at the equator due to earth's rotation. The diameter of earth equal to 12,800 किलोमीटर and it takes 24 hours for the earth to complete one revolution about its axis. देखो यार सेम है, वहां पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा था ना, यहाँ अर्थ खुद चक्कर लगा रही है। ये रहा, मान लेते हैं अर्थ, और ये है अर्थ का सेंटर, ठीक, जिसको नाम दे देते हैं ओ। अब ये बोल रहा है कि इसके इक्वेटर पर एक पार्टिकल है, ठीक, कोई एक पार्टिकल है, जब ये रोटेट कर रहे थे भी रोटेट करेगा, तो एक एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यहां से चल के वापस यहां आने में कितना ले रहा है? 24 घंटे ले रहा है। और इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर डी। तो चलो सबकी वैल्यू लिखते हैं। डायमीटर डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12,800 किलोमीटर। हमको रेडियस से काम है, हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी दिया है, तो R इक्वल टू डी बाई 2 करेंगे। जब 12,800 में 2 का भाग देंगे निकल के आएगा 6,400 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट हमको करना है तो चलो 64 इंटू 10 की पावर 2 आएगा यहाँ, और 10 की पावर 3 आएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। तो R इक्वल टू निकल के आ गया 64 इंटू 10 के पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो टाइम पीरियड हमको दिया है, कितना दिया हुआ? 24 आवर्स। ये हमको किस में चाहिए? सेकेंड में चाहिए। तो T इक्वल टू 24, एक घंटे में कितने सेकेंड? 3600 होते हैं। तो T इक्वल टू आ गया 24 इंटू 3600 सेकेंड। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो यहाँ फिर हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, A इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर।
फिर से हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, सारा डेटा सेम है, सॉरी सारा प्रोसेस सेम है, केवल डेटा चेंज है, उसी को हमें फिल करना है। तो v इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं और वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू 3.14, अब आर की वैल्यू कितनी है, 64 इंटू 10⁵ और टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड हमारा था 24 इंटू 3600। देखो हमने वहां सब कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया ना, एक ही बार में हम सारा कैलकुलेशन कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 465.185 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही स्पीड हमें आई, अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, जो कैसा लगेगा इस पे। देखो ऑलमोस्ट अगर यूनिफॉर्म से जा रही तो अपना क्या आएगा, रेडियल आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जब इसको पुट करेंगे 465.185 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है 64 इंटू 10⁵। जब इसको सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू निकल के आएगी 0.0338 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना इजीली हमने इसका आंसर निकाल लिया, कुछ नहीं करना था, दो फार्मूले लगाए। और इस पे जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, सारी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस किया हूं, आप एक बार देखोगे ना सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट का सेशन नहीं देखा है, एक बार जाके अटेंड करिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए मिस्टेक्स कहां पे आपको हो रही है और उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए, ताकि एग्जाम में अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए फिर आपसे मिस्टेक्स ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A particle moves in a circle of radius 1.0 centimeter at a speed given by v equal to 2.0 t, where v is in centimeter per second and t in seconds। देखो ये कि क्या कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो चलो एक सर्कल बना देते हैं, पार्टिकल को मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। किस स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं पार्टिकल p है, v इक्वल टू 2t स्पीड से जा रहा है, जहां v आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में है। और यहां से इसकी रेडियस हमें दी है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इतना हमको डेटा दिया हुआ और इस पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो चलो एक एक करके हम निकालते हैं। जो दिया है लिख लेते हैं, v इक्वल टू 2t दिया है और r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आया कि नहीं। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर किस पे पूछ रहा है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। अब सबसे पहले अगर हमें 1 सेकेंड पे वेलोसिटी मिल जाए तो a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से हम निकाल लेंगे कि नहीं, आराम से निकाल लेंगे। तो चलो हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। किस पे निकालते हैं, v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो इधर आ जाएगा 2 इंटू 1, निकल के आ जाएगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। v की वैल्यू निकल के आई है 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ए निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए रहा पहला आंसर। देखो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ वेलोसिटी दी थी ना और फार्मूला v स्क्वायर बाई आर होता है। अगर 1 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी पता चल जाए तो हम आराम से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कि नहीं, बिल्कुल उसी को हमने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपको याद होगा जब मैं ये सब डिस्कस कर रहा था वहां, तो आपको एक चीज वहां पे डिस्कस किया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इधर आपका रेडियल आता है और इधर आपका टेंजेंशियल आता था। टेंजेंशियल इक्वल टू होता था डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, और ए आर होता था वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आपको सब कुछ दिया है, क्या पूछ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और v की वैल्यू कितनी है 2t है, डी डी टी इंटू 2t। जब इसको हम सॉल्व करेंगे t का तो 1 हो जाएगा, निकल के आएगा 2।
अब हमको चाहिए, देखो कोई कांस्टेंट नहीं आया है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड पे आप निकाल लो, टी की वैल्यू हमारा कितना है, 1 सेकंड, यहाँ तो कांस्टेंट है, उस पे निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो टेंजेंशियल भी आ गया, रेडियल भी आ गया। थर्ड हमसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब हमसे टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ए नेट। ए नेट इक्वल टू, अगर आपको याद होगा मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया था, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। ये कुछ नहीं, वेक्टर एडिशन है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यही आता है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। रेडियल कितना है, 4 का स्क्वायर, और टेंजेंशियल 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 16 प्लस 2 का करेंगे तो 4। तो जो ए नेट निकल के आया है, ए नेट इक्वल टू √20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितना इजी हमने इसका निकाल लिया, और इसका हमने डिटेल में आपको पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है। अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जस्ट उसका एप्लीकेशन था। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए आपसे कहां पे मिस्टेक्स हो रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ स्कूटर वेटिंग 150 kg टुगेदर विथ इट्स राइडर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। देखो इसमें दो क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो देखो यार, इसमें कह रहा है कि कोई एक स्कूटर है, वो चलाने वाला और स्कूटर का कंबाइंड मास 150 किलोग्राम है। वो स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। एक टर्न आया है जिसका रेडियस है 30 मीटर, वहां से जब वो टर्न मार रही है तो बोल रहा है कि कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा कि ताकि वो आराम से टर्न हो जाए। तो चलो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ये आपका रोड है, ठीक। स्कूटर को बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से स्कूटर है, ठीक है। इसको चलाया जा रहा है। अब जब यहाँ से घूम रहा है तो ये पूछ रहा है कि अंदर की तरफ कितना फोर्स लगेगा। तो देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है, सारा डेटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, एम जो कंबाइंड मास है 150 केजी, स्पीड दी है v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। जब इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना निकल के आएगा, 36 इंटू 1000। 1000 क्यों किया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा, ये 36 से कट जाएगा, 100 से 100 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल के आएगी। और क्या दिया हुआ है, रेडियस r इक्वल टू 30 मीटर। अब आप ध्यान से देखो, जब ये यहाँ से टर्न लेगा तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उससे आपका क्या डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप करता था कि नहीं। शुरू से जिस लेक्चर में मैंने सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया है, एक बार आप जाके उस लेक्चर को देखिए, वहां पे मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। देखो जब यहाँ पे टर्न देगा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इसके वेट को बैलेंस करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसी के कारण हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा, जिससे वो सेफली टर्न होगी। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये आपका होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सारा वैल्यू दिया हुआ है। एफ एच इक्वल टू एम की वैल्यू है 150, भी की वैल्यू कितनी आई है 10 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 3। यहाँ से 30 पंजे 150 और 10 दहा में 100 पंजे 500 न्यूटन। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस स्कूटर पर लग रहा है, कितना लग रहा है, 500 न्यूटन।
पहला हमें सॉल्व हो गया जो हमसे पूछा था। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल उस रोड पे घूमा तो जो उसके नॉर्मल फोर्स द्वारा आया वो कितना एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, ताकि वो आराम से घूम जाए। तो चलो यार ये तो एकदम इजी है, इसको भी करते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग आपको पता होगा ना, स्कूटर है टू व्हीलर वाला, यहाँ पे पहले बना देते हैं। ये मान लेते हैं स्कूटर का व्हील है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है जब ये टर्न ले रहा है। तो जब ये टर्न ले रहा है तो उसको हम कैसे निकालते थे, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। देखो अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं हर क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक वो 6 से 7 वीडियो का प्ले लिस्ट है, एक बार जाके देख लीजिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन का सीरीज जो मैं करा रहा हूँ, इतना देख लोगे एग्जाम में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, इसकी स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, और g की कुछ नहीं दिया है तो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1/3। हमें थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ये रहा हमारा दूसरा आंसर। तो कितना उसको बेंड करना चाहिए जब घुमा रहा है, tan इनवर्स 1/3। जो ये दो पार्ट पूछा था हमने आराम से सारे पार्ट को सॉल्व कर दिया है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आप पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ, देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। चलिए इसको रीड करते हैं। अ पार्क हैज अ रेडियस ऑफ 10 मीटर इफ व्हीकल गोज राउंड इट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है इफ द रोड इज हॉरिजॉन्टल नो बैंकिंग, अब कोई बैंकिंग नहीं है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट so that a scooter going at 80 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्किड। देखो यार ये एक ही क्वेश्चन में इसने दो बना के पूछा, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। जब यहाँ पे एंगल आप tan थीटा निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है कि नहीं। अगर आपने फ्रिक्शन चैप्टर देखा होगा वहां हमने प्रूफ भी किया था। तो एक निकालोगे दोनों आ जाएगा, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग करके यहाँ पे दिखाऊंगा। एग्जाम में आप टाइम बचाने के लिए जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वही आपका फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट होता है, आपको पता होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग है जिसको यहाँ पे हमने थीटा एंगल पे दिया हुआ है, ठीक। और क्या डेटा दिया हुआ है, r इक्वल टू 10 मीटर। देखो क्वेश्चन को हम कितना आराम से कर रहे हैं, जरा सा भी जल्दबाजी मत करना, आराम से करना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे डेटा को रीड नहीं करोगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा कितना होना चाहिए। अब आपको पता है ना, अब भी हमने पिछले फार्मूले में लगाया था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारा एंगल कितना बैंक हुआ, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, tan थीटा इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 10 ले लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1/4। तो यहाँ से हमको थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू इधर इनवर्स ले देंगे, tan इनवर्स 1/4। ये रहा हमारा पहला आंसर जो हमसे पूछ रहा था। और दूसरे का आंसर होगा, देखो tan थीटा इक्वल टू म्यू कर देंगे तो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट उसके बराबर हो जाएगा, सेम आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। लेकिन चलो उसको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करके फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा मेन मोटो है यार आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से उसको सॉल्व कर दोगे। अब देखो मान लेते हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये हमारा सेफ टर्न दे रहा है। तो जब सेफ टर्न दे रहा है, अगर इसका मास m है, नीचे क्या आएगा mg, और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम मान के कर रहे हैं तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv स्क्वायर बाई आर, और ऊपर क्या आएगा, एक इसका फ्रिक्शन फोर्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट।
तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो इसको बैलेंस करेगा ना, एक इधर आएगा अंदर की तरफ म्यू एन, और ऊपर एक नॉर्मल आएगा जिसको नाम देते हैं एन। समझ में आया कि नहीं? कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए। देखो जब पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग में टर्न देगा तो हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया है। जब दो सरफेस कांटेक्ट यहाँ किए हैं यहाँ पे, तो उसके परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन आया है, और जब यहाँ पे घूम रहा है तो उसके इधर देखो फ्रिक्शन फोर्स आया है जिसका म्यू एन वैल्यू होती है, यहाँ लिख देता हूँ एफ। ठीक, ये हमने इमेजिनरी एक सर्कल बना दिया है और बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ रोड इज हॉरिजॉन्टल। अभी हम रोड पे कोई भी बैंक नहीं कर रहे हैं। पता है ना बैंकिंग क्या होती है? मैंने जहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड 2 लेक्चर में लिया है, एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जाके वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा? n इक्वल टू आएगा mg, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे को बैलेंस करते हैं mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या आएगा इधर? म्यू n, और n की वैल्यू कितनी है हम यहाँ पुट करते हैं म्यू mg। तो m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आया? हमें म्यू चाहिए ना, म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। देखो टेन थीटा की भी वैल्यू यही आई थी, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वही मैंने बताया, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा होगा, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो चुका है, तो जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कभी कॉन्सेप्ट भूल गए तो कैसे अप्लाई करना है। 10 × 10, जब इसको सॉल्व करेंगे म्यू की वैल्यू आएगी 25 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको डिवाइड करेंगे निकल के आएगा 1/4, और 1 में 4 का भाग देंगे निकल के आएगा 0.25। ये रहा फाइनल आंसर। तो देखो एक ही क्वेश्चन में जो दो पूछा था हमने दोनों को सॉल्व कर दिया, और आप देख रहे होंगे जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। मैंने ऑलरेडी जहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो ये पूरी सीरीज उनके लिए है। और यार अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। आप देख रहे होंगे कि जिस लेवल का मैं आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कंटेंट अच्छे खासे रकम देके फिर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं अच्छे अच्छे कोचिंगों में। इसकी लाखों में फीस होती है। और जो अभी जेईई मेन का एग्जाम हुआ था, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, वो क्वेश्चन नोट से ही आया है। केवल डेटा हल्का सा इधर उधर चेंज हुआ होगा, किसी में तो हुआ होगा, बाकी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जिसका कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर में डिस्कस ना किया हो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। A circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है। जस्ट हम सेम क्वेश्चन पिछले 3-4 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, केवल डेटा चेंज हो रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है। देखो सर्कुलर मोशन में कुछ है ही नहीं, यहाँ से आएगा या बैंकिंग ऑफ रोड, और एक जो मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर है, इसी 3-4 टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर दो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से सॉल्व कर दोगे। देखो यार एग्जाम कैसा क्वेश्चन पूछता है उसका एक कॉमन पैटर्न होता है, और वो आपको कब पता चलेगा? जितना ज्यादा आप PYQ लगाओगे ना आपको समझ में आने लगेगा। देखो कोई फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो चलो हमसे भी पूछ रहा है, अभी आपने देखा यहाँ क्या लगाया, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वही हम फिर से लगाएंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। हमसे भी ही पूछ रहा है ना, तो हमें देखो थीटा दिया है, आर दिया है, जी हमें पता ही है। तो चलो यहाँ पे लगाते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। तो भी ही वही मिनिमम स्पीड है ना, अगर इससे ज्यादा हम स्पीड करेंगे व्हीकल स्लिप कर जाएगी। स्पीड इतनी या इससे कम ही होनी चाहिए। तो भी इक्वल टू क्या निकल के आएगा? भी इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। v इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? 50, g की वैल्यू है 10, और tan30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा है, खासकर जो बायो वाले हैं, वहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, आप जाइए और उसको फिर से देख लीजिए। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स आपकी नहीं अच्छी रही
और ज़्यादा एडवांस मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए। जितना मैंने 15 लेक्चर में बनाए हैं ना, उससे ज़्यादा एक भी यूज़ नहीं होगा आपके फिजिक्स में। उतना आप कर दोगे, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगोगे। 500/√3 जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू क्या निकल के आई? 17 मीटर पर सेकेंड। ये रहा फाइनल आंसर। तो जो हमारी मैक्सिमम स्पीड है वो 17 मीटर पर सेकेंड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इससे जैसे ही ऊपर जाएगी व्हीकल हमारा स्लिप कर जाएगा। इसलिए स्पीड इतनी या इससे कम ही रखना है। ये है लिमिटिंग स्पीड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। देखो इतना लंबा क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, कुछ नहीं है। डेटा जहां दिया है आप उसको आइडेंटिफाई करिएगा और देखो कि पूछ क्या रहा है। जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना, चीजें उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, आपको कुछ करना ही नहीं रहता। अगर ध्यान से रीड करोगे सब कुछ उसी में छिपा रहता है। चलिए इसको हम रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें कह क्या रहा है, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विथ द सेंटर एट द प्रोटॉन। द प्रोटॉन itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb's attraction in the ground state. The electron goes round the proton in a circle of radius 5.3 into 10 की power minus 11 meter. Find the speed of the electron in the ground state. Mass of the electron of 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखो यार कुछ नहीं कर रहा है, आपने क्लास 10th में बोहर मॉडल स्टडी किया होगा। वहां क्या होता है, किसी भी पार्टिकल में तीन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो उसका नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उन नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटॉन को हम मान लेते हैं फिक्स है। तो चलो प्रोटॉन को फिक्स कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके तरफ चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। तो चलो इलेक्ट्रॉन को नाम दे देते हैं ई। तो यहाँ पे देखो क्या क्या डेटा दिया हुआ है। जो ये सर्कल का रेडियस है, इसको कलर कर देता हूं आर। जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी है आर। आर की वैल्यू हमको कितना दिया हो, जिस सर्कल में मोशन कर रहा है, आर इक्वल टू 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। और ये सारा इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल में होता तो सेंट्रीफ्यूगल आता। इनर्शियल में हमारा सेंट्रीपिटल से काम हो जाएगा। और क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। और क्या दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्यू ई से लिखते हैं, ठीक। क्यू ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखो यार आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, दो चार्ज एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी का यहाँ पे यूज होगा और बाकी सब आपका सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट है। तो आप ध्यान से समझिए, जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है और प्रोटॉन पे भी चार्ज है। तो इसके कारण कौन सा फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होगा, एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम नाम एफ से देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक मिनट, जिस जिस कलर से दिखाए हैं उसी से दिखाते हैं। ये रहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाए हैं, रेड से। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका क्या है, प्रोटॉन, ठीक। अगर एक दूसरे से आर दूरी पर रखे जाएं और इन पे चार्ज है क्यू, दोनों का देखो चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, केवल साइन डिफरेंट होता है। इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। तो जो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, अगर सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू। तो इनके कारण जो फोर्स लगेगा एफ, एफ इक्वल टू होता है के, आपने स्टडी किया होगा Q1 Q2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 है पहले पे चार्ज, Q2 है दूसरे पे, और R इनके बीच की दूरी है। तो F इक्वल टू K, Q1 Q2 की वैल्यू Q है तो स्क्वायर हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आया आपका जो कूलाम फोर्स है उसकी वैल्यू। F इस मैं इसको लिख दे रहा हूं। अब जो ये फोर्स आया, यही फोर्स तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा सर्कल में घूमने के लिए। इसके अलावा बताइए कोई और फोर्स है? इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है। कॉन्सेप्ट आप समझिए अच्छे से कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम पा रहा है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो वीडियो को पॉज करिए और फिर से समझिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि अगर आप नोट्स बना, देखो यार ये सब का ना अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आप जब दे के आओगे, मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा, अभी से बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, कि सारा क्वेश्चन नोट से ही आएगा। और आपको यकीन ना हो, जो अभी जेईई मेन 2024 का पेपर हुआ है, आप जाके उठा के देखिए, जितना चैप्टर मैंने वर्क पावर एनर्जी तब तक कवर किया था, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे नोट्स के बाहर आया हो। अगर आप ध्यान से उतना कवर कर देंगे, फिजिक्स में डेफिनेटली आप सारा का सारा क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सेंट्रीपिटल इसके सेंटर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपिटल ही फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो चलिए, सेंट्रीपिटल की वैल्यू है m, इलेक्ट्रॉन को m से लिखते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यही होता है ना mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू, अब ये किसके कारण आ रहा है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसकी वैल्यू कितनी आई है? अगर दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू है k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो r है, यहाँ r स्क्वायर है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक आर से कटेगा तो r इंटू एम ई। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। जब हम v स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे k कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर आपने यहाँ पे नहीं सीखा है, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ सारी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस होंगी। तो जस्ट अभी आप याद कर लो कि k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, और वैसे भी आप इसको क्लास 10th में स्टडी किए होंगे। q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी दी है? 5.3 इंटू 10 के पावर माइनस 11। और क्या दिया हुआ है हमको? और हमको दिया है m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1.6 से सबका स्क्वायर करेंगे, निकल के आएगा ऊपर का टर्म 23.04 डिवाइडेड बाई 48.23 इंटू 10 के पावर पॉजिटिव पावर 13। तो यहाँ पे हमें v स्क्वायर है, इसका हम अंडर रूट देंगे। v इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 0.477 इंटू 10 के पावर 13। अब देखो ये 477, हमें एक अंक का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर 12 करेंगे, ताकि जब हम स्क्वायर रूट दें तो आसानी हो। तो ये आ जाएगा 4.77 इंटू 10 के पावर 12। तो चलिए स्क्वायर रूट देते हैं। v इक्वल टू अंडर रूट 4.77 इंटू 10 के पावर 12। जब इसका अंडर रूट देंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आप इमेजिन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है? 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। दोनों को इक्वल किया, वेलोसिटी अननोन थी, सारा डेटा पुट किया, हमको वेलोसिटी निकल के आ गई। देखो यार, कैलकुलेशन आप जितना ज्यादा करोगे, कैलकुलेशन में
उतना आप टाइम सेव करोगे। मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखता हूँ ताकि टाइम बचे। अगर मैं यहाँ करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लेंथी होगी, इसलिए मैं ऑलरेडी सारा सॉल्व करके लाता हूँ। लेकिन आप खुद से सॉल्व करके इसको वेरीफाई किया करो कि क्या ये इतना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है। चलिए, ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितना हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगले सेशन में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो के कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और लेक्चर खत्म होने के बाद मैं जो ये पीपीटी है इसका पीडीएफ उस ग्रुप में शेयर कर देता हूं। अगर आप नोट्स बना रहे हो, आपको रेफरेंस चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड करके खुद का नोट्स बना सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप ट्रस्ट करके पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं फिजिक्स में आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अगर आपको यकीन ना हो, आप जाके देखिए जेईई मेन 2024 में जितना चैप्टर हमने कवर किया था उसमें से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से आया हो। तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो यही नहीं, जो एक अगला एक सीरीज नहीं चल रहा है जहां पे मैं थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल उसका एप्लीकेशन कराता हूं, और एक ये तो प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो दोनों को आपको देखना है। हर चैप्टर पर मैं अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन कराता ही कराता हूं। अगर आपने उतना भी क्वेश्चन कर दिया ना, एग्जाम में आपका सिंगल क्वेश्चन भी फिजिक्स में नहीं रुकेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा यही मोटो है कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे एजुकेशन पैसे के अभाव में नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उन तक पहुंचाना है। क्योंकि आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो शुरू तो करते हैं, कुछ चैप्टर कवर करते हैं, लेकिन वो पूरा सिलेबस नहीं कवर करते हैं। तो स्टूडेंट लोग शुरू में कुछ चैप्टर वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए करा देते हैं, इसके बाद पूरा चैप्टर नहीं मिलता। लेकिन मैं इस चैनल पर आपको पूरी की पूरी फिजिक्स कराऊंगा, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर सारा वीडियो फॉलो करिए, आपकी रैंक डेफिनेटली अच्छी आ जाएगी। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।